हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग। तो हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर अल्कोहल फिनॉल और ईथर जो है उसके सारे रिएक्शंस कंप्लीट कर दिए थे। लास्ट रिएक्शन हमने किया था एनिसोल के रिएक्शन, बराबर है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पूरे चैप्टर के जितने भी रिएक्शंस है, जितने भी मैकेनिज्म्स है, वो पहले आप देख लीजिए। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चंस, बराबर है। कुछ क्वेश्चंस मैंने इंटेक्स और एक्सरसाइज के पहले कवर किए हुए हैं, वो वीडियो भी आगे अपलोड किया हुआ है, बराबर है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है वो क्या है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है। मान लो कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी का है जो इस साल शायद नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है। एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो किसकी कंपेरिजन है, प्रोपेनॉल देन द हाइड्रोकार्बन ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन, बराबर है। चलिए तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये जो 11.4 है उसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, बराबर है। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, बराबर। कोई भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्शन फोर्स है वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग है, बराबर है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट अगर आप लिखना चाहेंगे तो यू कैन राइट कि द बॉइलिंग पॉइंट, द boiling point of any compound, the boiling point of any compound is depends on depends on the strength of intermolecular intermolecular forces बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बराबर। यानी कि वो जो भी कंपाउंड होगा उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना इंटरेक्शन फोर्स है, उसका स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है, उसके ऊपर ही ये बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड रहता है, बराबर है। और आप मान के चलो कि जितना स्ट्रांग होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि स्ट्रांगर इज द IMF, stronger is the intermolecular force, and we can say higher is the boiling point. Higher is the boiling point, यानी boiling point कितना ज़्यादा होगा जितना उसका stronger intermolecular attraction force होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब हमें यहाँ पर कंपैरिजन किसकी करनी है, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ब्यूटेन, बराबर है। तो ब्यूटेन में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स जो भी ब्यूटेन में होंगे उसके बीच में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटेन इंटरेक्ट विथ ईच अदर each other by each other by जिसको हम लोग कहते हैं वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहेंगे, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ब्यूटेन के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा और कोई भी फोर्स नहीं होगा। हालांकि इसकी कंपैरिजन हम लोग ये जो ओके दिस फोर्स वी कैन से दैट ये फोर्स बहुत ही वीक होता है, तो इसको इजीली ओवरकम किया जा सकता है जैसे ही हम लोग उसको टेम्परेचर दे देते हैं। तो ब्यूटेन के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं। सो वी कैन राइट सो इट इज ओवरकम विथ हीट, बराबर है। इसको ओवरकम करना है तो अगर हम लोगों ने थोड़ी सी भी हीट दे दी तो ये चीज़ ओवरकम हो जाएगी। आगे जो है वो हमें लिखना है किसके बारे में बेटा, तो प्रोपेनॉल के बारे में। चलिए तो ये प्रोपेनॉल के बारे में क्या लिखेंगे हम लोग, इन प्रोपेनॉल द मॉलिक्यूल्स आर held together by intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, 1/4 ऑफ अट्रैक्शन से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो फोर्सेस है, जैसे मैं अगर फिगर ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं लिख रहा हूँ कि C3H7 और यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया OH, बराबर है। यहाँ पर भी ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ कि मान लो कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर C3H7 का एक ये भी प्रोपेनॉल का ही मॉलिक्यूल हुआ ना, C3H7OH, बराबर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्लस डेल्टा है, ये माइनस डेल्टा है,
यहाँ पर भी ये माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू फॉर्मिंग द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर प्रोपेनॉल के दो मॉलिक्यूल के बीच में बेटा क्या बन रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो यू कैन राइट कि यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो क्या है, एक इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है विच इज द अट्रैक्टिव फोर्स, it is stronger than it is stronger than वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो बट ऑब्वियसली इसको ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11.4। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 11.5 के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि 5 में क्या लिखा है, अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, एक्सप्लेन दिस फैक्ट। अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना है तो हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सॉल्युबल होते हैं ना पानी के अंदर, वो क्यों होते हैं बेसिकली। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, बराबर है, जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं कि भाई अगर मुझे ऐसे समझाना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर soluble in water if they are able to form hydrogen bond with water molecule, बराबर। तो देखो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होगा उसका मतलब क्या है कि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अल्कोहल्स की। तो अल्कोहल्स आर कैपेबल टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, वो पानी के साथ बना सकता है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ROH, यहाँ पर एक पानी का मॉलिक्यूल है। तो आप देख सकते हैं कि अल्कोहल में ये पोलर बॉन्ड है बेटा, अल्कोहल में क्या है, ये पोलर बॉन्ड है। ऑक्सीजन पे और माइनस डेल्टा, यहाँ पर प्लस डेल्टा, यहाँ पर माइनस डेल्टा, यहाँ पर partial positive charge. So there is a strong possibility to form the intermolecular hydrogen bond with alcohol and water. अल्कोहल और पानी के बीच में यहाँ पर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर। जी हाँ, यहाँ पर अल्कोहल को पानी में डाल के पीना नहीं है, बोले सर इसके अंदर हमने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, लाओ तोड़ के दिखा देते हैं, बराबर। ये सिर्फ कफ सिरप में दवाई में पिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो अल्कोहल है ना, वो पानी के साथ क्या बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, बराबर है। ऑन द अदर हैंड वी कैन से, ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग दूसरी बात करें, ऑन द अदर हैंड हाइड्रोकार्बन्स डू नॉट फॉर्म H bond with water, so it is insoluble in water, वो पानी के अंदर कैसा रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा बेटा, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। चलो इतना ही लिखेंगे, मार्क्स मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। देखो इसके अंदर आपको क्या करना है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है वो लिखकर समझाना है, बराबर है। तो यहाँ पर 11.6 वाले में हाइड्रोबोरेशन पहले टाइटल दो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसको आप दो तरह से बता सकते हैं, एक एक प्रोपीन का मॉलिक्यूल लेकर भी बता सकते हो, या तो सीधा मैं लिखूँ कि 3 मोल्स ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये किसका मॉलिक्यूल है बेटा, प्रोपीन का मॉलिक्यूल जो है उसको पहले स्टेप में किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जा सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बोरॉन ट्राईहाइड्राइड ये लिख सकते हो, या तो कई बार ये लोग डाइबोरेन भी लिख लेते हैं, B2H6, बराबर, B2H6 करेंगे। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर इसका रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले क्या मिलता है मालूम है आपको, ये मिलेगा CH3 CH2 और ये बनेगा थ्राइस B, इसको कहते हैं ट्राई प्रोपाइल
प्रोपाइल बोरेन, बराबर। तो दिस रिएक्शन इज बेसिकली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल बनाने के मेथड है। इसमें आप अपने लॉजिक से लगा सकते हैं कि व्हेन अल्कीन इज रिएक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन, बराबर, इट फॉर्म्स ट्राई अल्काइल बोरेन। यहाँ पर मैंने प्रोपीन लिया हुआ है तो यहाँ पर ट्राई प्रोपाइल बोरेन मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पर कोई दूसरा अल्कीन लिया होता तो वो मिलता। तो जनरल सेंस में ये क्या बनाता है बेटा, ट्राई अल्काइल बोरेन बनाता है। क्या बना देता है, ट्राई अल्काइल बोरेन, बराबर है। तो यहाँ पर BH3 ट्वाइस लिख सकते हो, या तो B2H6 भी लिख सकते हो। फिर इसका जो रिएक्शन है, इसमें पहले स्टेप में ये जो रूल फॉलो करता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। इसका डिटेल अगर मैकेनिज्म आपको देखना है तो मैंने वो वीडियो में लिखा हुआ है, जहाँ पर आप बिल्कुल जाकर देख सकते हो। ट्राई प्रोपाइल बोरेन जो है वो मिल जाएगा। एंड देन एडिशन, आगे जो रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं वो क्या है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 CH2 और OH। तो हमें मिलेगा प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, बराबर। तो ये जो हाइड्रोबोरेशन जो था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो हमने कंप्लीट किया, बराबर। इसका कंप्लीट मैकेनिज्म तो वहाँ पर आपको मिलेगा जहाँ पर मैंने आपको बताया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिसका है 11.7, और इसका क्वेश्चन ये रहा कि भाई विच गिव द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ द मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई फिनॉल जो है उसके मोनोहाइड्रिक कौन कौन से डेरिवेटिव्स भी बन सकते हैं। तो बेसिकली हमें इसके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करने हैं और हमें इसके फॉर्मूला भी लिखने हैं। तो लिखिए C7H8O, ये जो फॉर्मूला है क्या वो इसमें फॉलो होता है? लुक एट दैट, यहाँ पर कितने, ये तो फिनॉल है, फिनॉल के अंदर तो 6 कार्बन हो जाएंगे, तो ये तो बन जाएगा C6H5OH, बराबर। लेकिन इसके जो हम लोग डेरिवेटिव बनाने वाले हैं, बराबर, ये स्ट्रक्चर जो है वो C6H5OH का है, मुझे चाहिए C7 वाला। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कार्बन जो है मुझे कितने चाहिए, टोटल 7। तो मैं यहाँ पर OH करूँगा, एक बार CH3 कहाँ पर अटैच करवाऊँगा, ऑर्थो पे अटैच करवाऊँगा। एक बार मैं CH3 कहाँ पर अटैच करवाऊँगा, तो एक बार मैं अटैच करवाऊँगा उसको मेटा पे, और एक बार मैं CH3 अटैच करवाऊँगा किसको, कहाँ पर, पैरा पे। तो इस तरह से हमें 3 अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे जिसको हम लोग कह सकते हैं ऑर्थो, मेटा एंड पैराक्रेसॉल। इसका नाम क्या लिख सकते हैं बेटा, ऑर्थोक्रेसॉल, जिसको आप 2 मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हो, 2 मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हो। फिर ये है मेटाक्रेसॉल, चलो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 मिथाइल फिनॉल। फिर है यहाँ पर पैराक्रेसॉल, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, 4 मिथाइल फिनॉल, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, बराबर है। चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो 11.8 पे हम लोग काम करेंगे अब। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, while separating a mixture of ortho and para nitrophenols by steam distillation, name the isomer which will be steam volatile and give the reason। यानी कि इसका स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से किसका जल्दी हम लोग ऑप्टेन कर सकते हैं कंपाउंड, कौन सा लेट कर सकते हैं, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये सारी बात हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग कैसे डिस्कशन में आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि जब कभी भी हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो होगा क्या, लिखिए साथ में थोड़ी थियरी। ड्यूरिंग स्टीम डिस्टिलेशन it is the lower boiling point compound which distills out first। भाई जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना बेटा, उसका हम लोग क्या, उसका डिस्टिलेशन पहले हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मिक्सचर के अंदर 2 कंपोनेंट है, बराबर है, तो जो जल्दी उस टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, बराबर है, वही डिस्टिल पहले होगा। तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला पहले 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाएगा, मान लो कि 50 डिग्री सेल्सियस पे कोई बॉइल होने लगा तो वो पहले हो जाएगा, 60 डिग्री वाला बाद में होगा। तो जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा
वही सबसे पहले डिस्टिल होगा, वो तो फिक्स है। अब हमारे पास जो है एक है ऑर्थो आइसोमर और एक है हमारे पास पैरा आइसोमर, बराबर है। ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर में क्या है, अगर मैं यहाँ पर ऑर्थो का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पर ये रहा, ये OH, यहाँ पर नाइट्रोजन में क्या है कि NO2 ग्रुप है ना, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। क्या बनता है बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये स्ट्रक्चर से ही आप लिख सकते हो आराम से। चलो तो ये समझते जाओ साथ में कि कैसे हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं। दूसरा है पैराइसोमर। अब पैराइसोमर में सीन कैसे बनेगा कि दो ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे। मान लो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है N सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मेरे पास है OH, तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। ऐसा ही एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा किसका, तो इसमें मान लो कि OH मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ये OH है फिनॉल का, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, बराबर ऐसा है। तो यहाँ पर बेटा ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो मैं डॉटेड लाइन से दो अलग अलग मॉलिक्यूल को ज्वाइन कर रहा हूँ, जिसको हम लोग कह सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर। हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों में है, लेकिन एक में इंट्रामोलिकुलर है, एक में इंटरमोलिकुलर है, बराबर। तो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन द आइसोमर्स इट कैन बी अंडरस्टूड बेसिस ऑन दैट कि भाई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, बराबर है। उसमें आप लिखेंगे यहाँ पर कि भाई ऑर्थो आइसोमर हैव इंट्रा molecular hydrogen bond, okay, and in para isomer have intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो इंट्रा होगा ना वो फटाफट इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, बराबर। लोअर बॉइलिंग पॉइंट पे कौन जाएगा, इंट्रा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो वी कैन से दैट कि स्ट्रांग फोर्सेस, बराबर है, स्ट्रांग फोर्सेस आर इन पैरा आइसोमर। सो वी कैन से दैट कि द बॉइलिंग पॉइंट is also higher, the boiling point of para isomer is high, वो ज्यादा होता है देन ऑर्थो आइसोमर। इस तरह से इसको लिखेंगे बेटा, बाकी बहुत ही सिंपल है। मैंने अपने एक सिंपल मेथड से आपको बता दिया कि कैसे आपको ये इंटरप्रेट करना है। देन वी आर मूविंग ऑन द एनसीईआरटी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारे सामने कि गिव द इक्वेशंस ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन। अब क्यूमिन में से बनाना है, वो तो आगे भी हमने किया हुआ है, बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11.9, क्यूमिन बनाना, क्यूमिन में से बनाना है ना। तो बेंजीन के ऊपर सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, सो दैट इज कॉल्ड क्यूमीन। इसको क्यूमीन कह लो, बराबर, कमीनी नहीं कहना, इसको क्यूमीन कहना है। ये जिसको लिखो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बराबर है। अब बेटा इसका हम लोग एरियल ऑक्सीडेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एरियल ऑक्सीडेशन करवाएंगे। और ये जो है वो इस टेम्परेचर की 368 से 408, तो ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड COOH। ये गांधी बापू का चश्मा आया कि नहीं, जो गांधी बापू का चश्मा आ रहा है इसके बेसिस पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। तो ये बन गया हमारा क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड है। फिर हमने क्या कर दिया कि भाई H3O+ लिखो या तो डाइल्यूट HCl लिखो। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है कि ये पूरा पार्ट निकल जाएगा, CH3COCH3, और ये OH जो है ना वो अटैच हो जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट इस फिनॉल, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो कौन सा मिल रहा है हमें, OH, यानी कि यहाँ पे फिनॉल मिलेगा, बराबर है। और टेक्स्ट बुक में 323 से 363 केल्विन लिखा हुआ है, तो इसको जरा संभाल के लिखना पड़ेगा ना भाई, लिखना तो पड़ेगा, ना मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। ये जो पूरा लिखा ना उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा कि व्हेन क्यूमीन इज रिएक्टेड
इन द एयर बराबर 5% एरियल ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ Na2CO3 भी लेते हैं कई बार 368 to 408 Kelvin temperature, then cumene hydroperoxide is obtained when this substance is heated with या तो हाइड्रोलिसिस करवा दो या तो डाइल्यूट ऐसे ही लिखो वहां पर, तो उस तरह से हमें क्या मिल जाएगा नेक्स्ट, दैट इज फिनॉल। बराबर, इस तरह से ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्लियर हो जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये वाला कि राइट केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में से बनाना है अभी आपको, किसमें से बनाना है ये, क्लोरोबेंजीन। चलो क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाते हैं, डाउ प्रोसेस। बराबर है, तो वो भी डिटेल में वहाँ पर मैकेनिज्म के साथ आपको समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये 10 वाला जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ इतना लिखो कि सबसे पहले एक Cl यानी क्लोरोबेंजीन प्लस करके लिखो यहाँ पर NaOH बराबर है, और टेम्परेचर 623 केल्विन और 300 बार प्रेशर, इन दैट सबसे पहले आपको मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड O माइनस Na+, तो ये क्या देगा आपको, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। बराबर है, और उसके बाद इसका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा दो। बराबर है, तो ये आपको डायरेक्ट दे देगा क्या, फिनॉल। यहाँ पर आपको फिनॉल मिलेगा। तो बस इतना से लिखना है कि व्हेन क्लोरोबेंजीन is reacted with NaOH at the temperature of 623 and 300 bar pressure, sodium phenoxide is obtained when it is hydrolyzed to get phenol। इस तरह से हमें फिनॉल मिल रहा है। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11.10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि 11 राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू गिव द इथेनॉल। देखो हाइड्रेशन करवाना है किसका, इथीन का, तो वो तो हमने वैसे भी पहले किया हुआ है, तो 11th वाले क्वेश्चन में कोई नई चीज़ तो है नहीं। बराबर है, सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बराबर है, अब इसका अगर हमें हाइड्रेशन करवाना है, इसका अगर हमें हाइड्रेशन करवाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर H3O प्लस और H करके या तो डेल्टा कर दो, तो ये क्या बनाएगा, CH3CH2OH। बस इतना रिएक्शन आप लिख लोगे तो भी चलेगा यहाँ पर। बराबर, ये तो मेन रिएक्शन लिखा कि भाई यहाँ पर H2O है तो H प्लस जो है और OH माइनस, मान लो मैंने H प्लस यहाँ पर अटैच कर दिया तो ये OH माइनस यहाँ पर जाएगा। लेकिन एक्चुअली में होता कैसे है ये भाई, तो स्टेप 1 क्या होता है यहाँ पर, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। बराबर है, तो होता क्या है, सबसे पहले पानी का मॉलिक्यूल है और वो जब H प्लस के साथ अटैच हो जाता है तो क्या बना देता है बेटा, H3O प्लस, यानी इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहेंगे इसको, हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। चलो हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब हम लोग आगे करेंगे किसका रिएक्शन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये पाई वन वाले मन चले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, H प्लस के साथ रिएक्शन करते हैं। बराबर है, या तो H प्लस लिखो या तो ऐसा लिखो कि H3O प्लस। बराबर है, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज है ही है, तो वो वहाँ पर अटैक करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि CH2 बराबर है और CH3, तो यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया और ये H2 अलग हो गया, तो ये जनरेशन हो गया ना कार्बोकेटायन का। ये कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है बेटा, इथाइल कार्बोकेटायन। इथाइल कार्बोकेटायन बनने के बाद, क्योंकि ये यहाँ पर ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देकर जाएगा, यहाँ से निकलेगा H प्लस, और वो H प्लस जो है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के थ्रू अटैच हो जाता है। बराबर है, तो आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और इधर हो रहे तो इधर भी आ सकता है। तो दैट इज वेरी इजी स्टेप, और इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके लिख भी लो। बराबर, दूसरा क्या है कि भाई न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CH3 CH2 प्लस तो बन चुका है। बराबर है, और यहाँ पर वाटर जो है उसमें भी ये न्यूक्लियोफाइल है, तो सबसे पहले तो ये यहाँ पर जाकर अटैक मारेगा। जैसे ही अटैक मारेगा तो बेहोश, CH3 CH2 यहाँ पर OH और H यहाँ पर आया प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर उसको प्लस तो ज़्यादा उसको गंवारा नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस चार्ज को रिमूव करने के लिए
ये वाला हाइड्रोजन जो है ना वो निकल जाएगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है रीजनरेशन ऑफ द प्रोटॉन, यानी ये H प्लस जो पहले हमने यूटिलाइज किया था वो वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर है CH3 CH2 OH2 प्लस, बराबर, और यहाँ पर हमें मिलेगा CH3 CH2 OH प्लस H प्लस। तो दैट इज रीजनरेशन ऑफ प्रोटॉन, रीजनरेशन ऑफ प्रोटॉन। बस इस तरह से ये रिएक्शन होते जाते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा उसमें हमें क्या करना है, यू आर गिवन बेंजीन, आपको बेंजीन दिया गया है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, NaOH है, राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग दिस रिएजेंट, बराबर है। तो सल्फोनेशन करवा दो ना, सल्फोनेशन करवा दो और उसके बाद रिएक्शन करवा आगे, बराबर है। तो इसमें ये वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको क्या क्या गिवन है, चलो तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है सबसे पहले फिनॉल। फिनॉल में क्या है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पर OH माइनस और SO3H प्लस, तो ये यहाँ से H, ये OH, तो माइनस वाटर तो चला जाएगा और हमें मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बराबर। एक सिंपल सा जुगाड़ आपको बता रहा हूँ, बाकी डिटेल मैकेनिज्म तो हमने किया हुआ है। वापस जब हम लोग NaOH करेंगे, यानी कि फ्यूज NaOH के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं और 573 केल्विन टेम्परेचर भी होता है, तो ये NaHSO3 यानी सोडियम बाइसल्फेट तो निकल जाता है, या तो ऐसा भी कि ये ONA जो है ना, कई बुक्स में ऐसा भी दिया होता है, यहाँ पर सोडियम O माइनस Na प्लस, ये निकल गया O माइनस Na प्लस, बराबर। ये जो बना हुआ है बेटा इसको कहते हैं BSA यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लिखते जाओ साथ में बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर बना सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड, और उसके बाद डाइल्यूट H प्लस के साथ क्या हो जाएगा, OH, बराबर। यहाँ से अगर आप लोग इसको ही लेकर चलते हो कि ONA, बराबर है, तो ये ONA वाला पार्ट जो है ना, NaOH में से ONA तो वहाँ पे जुड़ जाएगा, बाकी H और SO3 वाला जो है यहाँ से निकल जाएगा। और कई बार ऐसे भी सीधा कर देते हैं, देखो मैं तुम्हें बता दूं, NaOH में से क्या कर देंगे ये लोग, माइनस सोडियम बाइसल्फाइड, और सीधा बना देंगे फिनॉल। तो ऐसे भी चलता है, ये भी कोई गलत नहीं है, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो कौन सा है, पहले वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और उसके बाद आप अपना खुद ट्राई कीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 13, हाउ विल यू सिंथेसाइज 1 phenyl ethanol फ्रॉम सुटेबल alkene, 1 phenyl ethanol फ्रॉम सुटेबल alkene, 1 phenyl ethanol। चलो, तो यहाँ पर हमें ये मालूम नहीं कि x क्या है, लेकिन हमें उसमें से बनाना क्या है वो हमें मालूम है। तो यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ कि ये CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर है ये OH, तो ये बना ना 1 पे ही फिनाइल, क्योंकि ये OH वाला कार्बन जो इसको 1 नंबर दिया, ये 2, तो ये बना क्या 1 phenyl इथेनॉल, 1 phenyl इथेनॉल। तो आप खुद सोचिए कि कैसे बना होगा, बराबर। ये X क्या होगा, तो X में बी स्टाइरिन, X क्या है यहाँ पर, इथाइल बेंजीन लिखो या तो स्टाइरिन लिखो, इथाइल बेंजीन या तो स्टाइरिन। तो क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर H2 का रिएक्शन करवाएंगे, बराबर, तो सीधी सी बात है कि OH माइनस जो है वो कहाँ पर जाकर अटैक करेगा, OH माइनस जो जाकर अटैक करेगा वो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से यहाँ पर, और H प्लस कहाँ पर जाएगा, वो इस कार्बन के साथ, तो बन जाएगा 1 phenyl इथेनॉल। सो ये इथाइल बेंजीन में से ही बन सकता है। ये आपका पहला था, बराबर है। सेकंड जो पूछा हुआ है साइक्लोहेक्साइल, कहाँ गया, हाँ, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एन अल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन, बाय SN2 रिएक्शन, बराबर है। चलो, तो सबसे पहले ये है अल्काइल हैलाइड यानी RH हमें ढूंढना है, बराबर है। SN2 मैकेनिज्म से जाना है और क्या बनाना है भाई, बेंजीन के ऊपर CH2OH, बेंजीन के ऊपर CH2OH नहीं, सॉरी, साइक्लोहेक्साइल है ना, तो सिर्फ साइक्लोहेक्सेन के ऊपर CH2OH। तो ये बनाने के लिए हमें यहाँ पर RH क्या लेना पड़ेगा, व्हाट इज RH, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप खुद सोचिए कि RH क्या ले सकते हैं, कोई भी RH में यहाँ पर अगर हमने ले लिया कि भाई
सिंपल सा कोई भी एक बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl, सॉरी ये बेंजाइल बेंजाइल क्यों आ जाता है बार बार, बेंजाइल क्लोराइड नहीं लेंगे, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्साइल, लिखो साइक्लोहेक्साइल मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, क्लोराइड। चलो ठीक है, इसमें जब हम लोग रिएक्शन करेंगे NaOH का, तो SN2 मैकेनिज्म से ये बन जाएगा। SN2 मैकेनिज्म का मतलब क्या, Cl टूट रहा है और OH वहां से अटैक कर रहा है, और यहाँ पर हम लोग -NaCl लिख सकते हैं। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही इजी था। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है हमें, पेंटेन 1 ऑल यूजिंग सुटेबल अल्काइल हैलाइड। तो बनाना क्या है हमें, चलो पहले वो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 ऑल बनाना है, और वो भी यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म से ही करना है। तो पेंटाइल क्लोराइड ले लो, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्लोरीन या तो 1 क्लोरो पेंटेन बोलो, और इसका रिएक्शन भी करवा दो आप NaOH के साथ, बराबर है। बस तो यहाँ से Cl, यहाँ से Na माइनस NaCl, और बन जाएगा पेंटेन 1 ऑल। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा पेंटेन 1 ऑल। मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। 14 है, गिव टू रिएक्शंस दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अब रिएक्शन तो हम लोग दे देंगे, लेकिन बाकी डिटेल में समझाया हुआ है वीडियो में आगे ही, बराबर है। तो चलो फटाफट 14 वाले में कौन कौन से रिएक्शन दे सकते हैं जो आपको वो नेचर प्रूव करके देगा बेटा, बराबर है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे पहले तो फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ, when phenol is reacted with NaOH, acid react with base or not strong base, तो what happens, क्या मिलेगा, सोडियम फिनोक्साइड ONA प्लस वाटर, यानी कि एसिड प्लस बेस इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। सो दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम विच वी कैन प्रूव। सेकंड जो है 2ROH जो था, उसका रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, सोडियम मेटल के साथ। तो भी हमें क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ सोडियम फिनोक्साइड, 2 मोल्स ऑफ सोडियम फिनोक्साइड, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये दोनों रिएक्शन जो है, दिस टू रिएक्शंस probably prove that कि भाई phenol is acidic in nature, phenol is acidic in nature, बराबर है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं अल्कोहल और फिनॉल की, बराबर। अल्कोहल में अगर मैं लिखूँ C2H5OH, तो इसमें क्या बनेगा, C2H5O माइनस और H प्लस, ये है हमारा इथोक्साइड आयन। इथोक्साइड आयन के अंदर कोई भी रेजोनेंस नहीं होता है, हालांकि फिनॉल के अंदर रेजोनेंस होता है, बराबर। फिनॉल में भी एट्रीब्यूटेड बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर है फिनॉल, फिनॉल के भी रेजोनेंस लिख सकते हैं, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसका रिएक्शन अगर हम लोगों ने करवा दिया किसके साथ, तो भाई H प्लस के साथ, या तो H प्लस निकल जाएगा यहाँ से, तो ये बनाएगा फिनोक्साइड आयन। H प्लस निकलने के बाद फिनोक्साइड आयन जो बनता है ना, उसके अंदर रेजोनेंस होता है, बराबर है। और वो रेजोनेंस जो है वो आप बहुत ही अच्छे से और फटाफट ड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट सक्सेस बना दूंगा, जो आपकी बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। ये इसने यहाँ बॉन्ड बनाया, ये 5 बॉन्ड यहाँ डीलोकलाइज हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर आएगा प्लस, फिर यहाँ पर माइनस। ये जैसे यहाँ पर घुमा, ये आएगा 4th पोजीशन में, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 2 बॉन्ड बन गए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस तरह से ये जो बन रहा है उसको भी, अब ये यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर जाएगा। सो दैट इज द रेजोनेंस इन फिनोक्साइड। और उसके बाद ये वापस इधर, तो ये वापस अपनी जगह पर। तो फिनोक्साइड आयन जो है वो स्टेबिलिटी प्रूव करता है ड्यू टू रेजोनेंस। आप देख सकते हो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें मिल रही है, ये 5 के 5 है, जिसमें से 3 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो रीजन बिहाइंड दैट कि फिनोक्साइड आयन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है। फिनोक्साइड आयन स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो क्या होता है, फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है। तो बेटा H प्लस उसके साथ अटैच होकर वापस फिनॉल नहीं बनाना चाहता है,
तो सॉल्यूशन में H प्लस का प्रोपोर्शन बढ़ेगा और इसलिए कह सकते हैं कि भाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, बराबर। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथोक्सीफिनॉल। बहुत ही सिंपल है ये, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो मिथोक्सीफिनॉल, बराबर है। तो ये भी हमने डिस्कशन किया हुआ है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल में, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल में, तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बराबर। और लास्ट वाला भी ऐसा ही कि एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों जो है, बराबर है, वो फिनॉल के एसिडिक नेचर में मैंने डिस्कस करके बताया हुआ है। तो प्लीज़ आप वहाँ से उसको आप देख सकते हैं, बराबर है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका डिस्कशन अगर करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात है बेटा, चलो, तो सबसे पहली बात है कि फिनॉल में किसके साथ क्या क्या अटैच हो रहा है, कौन कौन सा ग्रुप है। तो आप देखो, एक एग्जांपल उसने लिखा हुआ है ये वाला OH, और यहाँ पर है NO2 यानी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और दूसरा जो है यहाँ पर ऑर्थोमिथोक्सीफिनॉल, ऑर्थोमिथोक्सीफिनॉल। So we can say that the acidity of phenol arise from the loss of hydrogen of OH ग्रुप। तो बेटा जो OH ग्रुप है उसमें से कितना इजीली H प्लस निकल सकता है, वही फिनॉल की एसिडिटी को डिसाइड करेगा। OH ग्रुप एज अ H प्लस, बराबर। और ये जो H प्लस निकलेगा वही प्रूव किया करेगा कि पोलरिटी ऑफ दैट बॉन्ड, बराबर। तो सबसे पहले वाले स्ट्रक्चर में, इन स्ट्रक्चर 1, अगर हम लोग स्ट्रक्चर 1 की बात करें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। NO2 ग्रुप जो है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। NO2 ग्रुप क्या होता है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 1 में क्या है कि हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 is present at ortho position, increase the polarity of OH bond, पोलरिटी को वो बढ़ाता है। कैसे, तो आप देखो यहाँ पर ये है फिनॉल, चलो ये मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर है OH, यहाँ पर नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज, बराबर। अब जैसे ही ये यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट करेगा, बराबर, तो होगा क्या इस केस के अंदर, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा बेटा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर तो 2 बॉन्ड थे ही पहले से, बराबर है। मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो बेटा। अच्छा, ये है मेरा बेंजीन, ये 2 बॉन्ड एज इट इज रहे, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन पे प्लस और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर OH एज इट इज। फिर इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो क्या करेगा, फिर आगे कार्बन से मांगेगा, कार्बन आगे ऑक्सीजन से मांगेगा, तो ऑक्सीजन बोलेगा कि हाइड्रोजन तू भी यहाँ पर देकर जा। तो इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा फिर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया ऑक्सीजन, और यहाँ पर एज इट इज ये स्ट्रक्चर्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, N प्लस O माइनस। तो इस तरह से H प्लस यहाँ से रिलीज हो गया, क्योंकि NO2 ग्रुप कैसा था बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, बराबर। सो NO2 ग्रुप हेल्प H प्लस टू रिलीज, मतलब H प्लस को रिलीज करने में हेल्प करता है। लेकिन जब हम लोग स्ट्रक्चर 2 की बात करेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 2, उसमें मिथोक्सी ग्रुप है। तो मिथोक्सी ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। आप देखो यहाँ पर ऐसे केसेस में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है,
तो यहाँ पर मान लो कि मैंने ये ड्रॉ करके दिया हुआ है कि 1 2 और यहाँ पर 3 है बराबर। यहाँ पर है OH, ये है यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप है बेटा, OCH3। तो OCH3 वाला तो क्या करेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा, अट्रैक्ट खींचेगा नहीं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ये हुआ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बराबर है, और यहाँ पर CH3। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है ना, ये वाला बॉन्ड बराबर, ये फिर यहाँ पर रहेगा नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो टेट्रा वैलेंसी से बढ़ जाएगी, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा बराबर, और वो वहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इस कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से क्या हो रहा है कि ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों एज इट इज रहेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस, और ये आएगा OH बराबर है। फिर इस तरह से आगे रेजोनेंस बढ़ेगा बराबर। लेकिन डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो तो रहेगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ना, ये जो है इसने यहाँ पर दिया बराबर है, तो इसका मतलब कि अंदर अंदर रेजोनेंस होता रहेगा, और रेजोनेंस की वजह से OH में से H का निकलना मुश्किल हो जाएगा बराबर। H का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल। कि OCH ग्रुप है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा चलो अब ये यहाँ पर शिफ्ट करवा दो, तो ये चार्ज इधर आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड ऐसे, फिर इस तरह से चलेगा OH बराबर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये घूमेगा बराबर। इन शॉर्ट OCH3 ग्रुप जो है, ये स्ट्रक्चर्स आप अपने हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हो। OCH3 ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो इट रिलीज इलेक्ट्रॉन इनटू बेंजीन रिंग बराबर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो ऑक्सीजन पे बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन पे बढ़ा रहा है। सो इट कैन बी अंडरस्टूड कि भाई यहाँ से ये जो है ना वो ज़्यादा एसिडिक नहीं बनेगा बराबर है। चलिए तो आज यहाँ तक रखते हैं। ये वाला क्वेश्चन लास्ट है वो आप कंप्लीट करेंगे बराबर है, वो भी मैंने करवाया हुआ है। ओके बेटा, तो यहाँ तक आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है यू कैन कंप्लीट दिस इन योर नोटबुक। यहाँ तक आप अच्छे से लिख